11th के व्यावसायिक संगठन के स्वरूप के छात्रों का स्वागत है। आज पहले ही पार्ट में व्यवसाय, व्यापार और वाणिज्य में आज आगे हमने इससे पहले बात करी थी उद्योग, यानी कि कितनी प्रकार की वाणिज्य क्रियाओं का वर्गीकरण हमने समझा था। वाणिज्य में देशी व्यापार, विदेशी व्यापार, आयात निर्यात, व्यापार की सहायक क्रियाएं, उद्योग, पेशा व प्रत्यक्ष इच्छाएँ। आज बात करते हैं आगे इनमें डिफरेंस क्या होता है, एक वो आज जानते हैं। तो व्यापार, वाणिज्य और उद्योग। व्यापार का आशय वस्तुओं का केवल क्रय विक्रय से होता है, जबकि वाणिज्य में क्रय विक्रय के साथ साथ समस्त क्रियाओं को भी सम्मिलित किया जाता है। इनकी सहायता से माल को उत्पादक से उपभोक्ता तक पहुंचाया जाता है। इसी प्रकार उद्योग के अंतर्गत वे समस्त क्रियाएं आती हैं जो कच्चे माल या अर्ध कच्चे माल को पक्के माल में परिवर्तित करें। इसके बाद बात करते हैं क्षेत्र की। व्यापार का क्षेत्र वस्तुओं के क्रय विक्रय तक ही सीमित होता है। वाणिज्य के क्षेत्र में व्यापार में सहायता देने वाली समस्त क्रियाओं को भी शामिल किया जाता है। उद्योग के क्षेत्र में वे सभी क्रियाएं सम्मिलित की जाती हैं जो कच्चे माल को पक्के माल में परिवर्तित करती हैं। इसके बाद बात करते हैं आपसी संबंध। वाणिज्य एवं उद्योग व्यापार पर आधारित हैं। बिना व्यापार के वाणिज्य एवं उद्योग का चलना असंभव है, कोई अस्तित्व ही नहीं है। वाणिज्य एवं उद्योग यानी कि वाणिज्य और उद्योग यानी कि व्यापार और व्यापार की सहायक क्रियाएं और उद्योग बिना व्यापार के संभव ही नहीं है। इसी प्रकार वाणिज्य को व्यापार की अनुपस्थिति में चलाया ही नहीं जा सकता, यानी कि व्यापार कब चल सकता है जब उसकी सहायक क्रिया में उसकी सम्मिलित हों। उद्योग के अभाव में व्यापार एवं वाणिज्य भी संभव नहीं है, क्योंकि जब उद्योग नहीं होंगे तो माल नहीं बनेगा तो आप बेचेंगे किस चीज़ को। इसके बाद बात करते हैं उद्गम यानी कि ऑरिजिन। वस्तु विनिमय प्रथा को व्यापार की प्रथम सीढ़ी माना जाता है, यानी कि पहले एक वस्तु से दूसरी वस्तुओं को बदल लिया जाता था। इसको हम कहते थे ये व्यापार की प्रथम सीढ़ी मानी जा सकती थी। विनिमय प्रथा का आधुनिक रूप ही व्यापार है, यानी पहले हम वस्तुओं से वस्तुओं बदल लेते थे, वो एक व्यापार की शुरुआत थी। लेकिन अब क्या है, जब से मुद्रा का विकास हुआ तब से हम क्योंकि उसमें कुछ दोष थे, कठिनाइयाँ आती थी, उसको दूर करा मुद्रा ने, और मुद्रा के बाद हम किसी भी वस्तु को अब किसी भी अपनी मुद्रा के द्वारा खरीद सकते हैं, और जितनी आवश्यकता है उतनी खरीद सकते हैं। वाणिज्य में व्यापारिक कठिनाइयों कारण के निवारण के लिए वाणिज्य का जन्म हुआ, यानी कि व्यापार में जो कठिनाइयाँ आती थी उनके लिए उनकी सहायक क्रियाओं का इस्तेमाल होने लगा। व्यापार में जैसे कि परिवहन के साधन, बीमा और बैंकिंग सुविधाएं, जिससे कि व्यापार सुगम हो गया, आसान हो गया। उद्योग का विकास औद्योगिक क्रांति के परिणाम स्वरूप हुआ, यानी कि जब औद्योगिक क्रांति हुई तब उद्योगों का विकास संभव हुआ। अब बात करते हैं पूंजी कम पूंजी में भी व्यापार किया जा सकता है, और वाणिज्य में स्थायी पूंजी की कम परंतु कार्यशील पूंजी की अधिक आवश्यकता होती है, और उद्योग में स्थायी व कार्यशील पूंजी दोनों की अधिक आवश्यकता, यानी एक बहुत बड़ी पूंजी की आवश्यकता उद्योग में हमें पूंजी की पड़ती है। इसके बाद बात करते हैं आधार की। व्यापार का आधारण वाणिज्य है, यानी कि बिना व्यापार की सहायक क्रियाओं के द्वारा व्यापार नहीं हो सकता, और वाणिज्य का आधार उद्योग धंधे हैं। वाणिज्य का आधार क्या है? उद्योग धंधे, क्योंकि उद्योग धंधे नहीं होंगे तो वस्तुएं एक दूसरे की जगह एक दूसरे का कोई बेच ही नहीं पाएगा वस्तुओं को। फिर जब उद्योग धंधे के कारण वस्तुओं का निर्माण नहीं हुआ तो उनका परिवहन साधन या परिवहन के द्वारा भेजना या उनका क्रय विक्रय संभव ही नहीं होगा। इसके बाद उद्योग आधुनिक व्यवसाय का आधार, यानी कि आधुनिक व्यवसाय करने के लिए उद्योग जरूरी है, बिना उद्योग के व्यापार ही, क्योंकि सीधी सी बात है, जब वस्तुओं का उत्पादन ही नहीं होगा तो हम बेचेंगे किस चीज़ को, किस चीज़ का हम व्यापार करेंगे। अब बात करते हैं उत्पादन की। उत्पादन के आधार पर हम यह अधिकार
परिवर्तन द्वारा उत्पादन करता है। यानी कि ये क्या कैसे है, एक व्यक्ति पैसे देता है, दूसरे वस्तु देता है, यानी कि दोनों में परिवर्तन हो गया। एक को वस्तु मिल गई और एक ने पैसे प्राप्त कर लिए, ये अधिकार का परिवर्तन होता है। जबकि इसमें स्थान बदलकर अथवा भंडारण द्वारा उत्पादन किया जाता है। यानी कि इसमें क्या है, एक वस्तु किसी दूसरी जगह पर उत्पादित होती है, किसी एक अन्य जगह पर उसका भंडारण होता है, और भंडारण होने के बाद उसको फिर छोटे छोटे दुकानदारों के पास बेचा जाता है और वो उपभोक्ता तक वस्तु को पहुंचाते हैं। जबकि उद्योग में क्या है, इसमें रूप परिवर्तन का द्वारा, यानी कोई कच्चा माल होगा या बना हुआ माल को भी दोबारा से बनाया जाएगा और रीबिल्ड करके दोबारा बनाया जाएगा। यानी कि उत्पादन के द्वारा, उद्योग में परिवर्तन द्वारा उत्पादन किया जाता है, ये कहलाता है। आपने इस तरह से हम इन तीनों का अंतर बता सकते हैं। अब बात करते हैं व्यावसायिक जोखिम। सभी व्यावसायिक भविष्य के लिए की जाती हैं। सभी व्यावसायिक क्रियाएं जो हैं वो किसके लिए की जाती है, भविष्य में लाभ प्राप्त होगा इसलिए की जाती हैं। जो अनिश्चित है, जो भविष्य क्या है, निश्चित तौर पर अनिश्चित है, उसका कोई निश्चित नहीं है वो, इसलिए यह नहीं कहा जा सकता कि व्यावसायिक घटनाओं के संबंध में सभी अनुमान पूर्ण रूपेण या आंशिक रूप से सत्य ही निकलें। व्यवसाय में जो माल अतः व्यवसाय क्रिया अनिश्चित है, इसलिए उनसे होने वाला लाभ भी अनिश्चित। जब व्यवसायिक क्रिया ही अनिश्चित है, क्योंकि उनसे भविष्य के बारे में क्या होगा ये हम निश्चित नहीं कर सकते, और भविष्य पर ये क्रियाएं निर्धारित हैं, उस पर आधारित हैं, इसलिए अतः व्यवसाय क्रियाएं अनिश्चित हैं, इसलिए उनसे होना लाभ भी अनिश्चित है। व्यवसाय में लाभ की अनिश्चितता ही व्यावसायिक जोखिम है। तो व्यवसाय में जो लाभ की अनिश्चितता है उसको ही हम व्यवसायिक जोखिम कहते हैं। व्यवसाय जोखिम एक पहलू का एक ये भी पहलू हो सकता है कि उसे लाभ के स्थान पर हानि हो जाए। जान लीजिए उसने किसी व्यक्ति का भंडारण किया और वो उस वस्तु का किसी परिस्थिति के कारण उसका यानी कि वो उसके रेट घट गए। उसने भंडारण तो इसलिए करा था कि आने वाले टाइम पर वो अच्छे रेट पर बेच पाएगा, बढ़े हुए रेटों पर बेच पाएगा, लेकिन कुछ ऐसी परिस्थितियां हो जाती हैं भविष्य की, क्योंकि भविष्य में है, निश्चित है भविष्य की स्थिति कोई पता नहीं है, तो ऐसी स्थिति में होता है उसको जहां लाभ हो रहा होता है वहां उसको हानि की स्थिति झेलनी पड़ती है। इन जोखिमों को निम्न कारण हो सकते हैं, जैसे प्राकृतिक कारण, बाढ़ आ जाना, ये प्राकृतिक कारण हैं। मौसमी कारण, आंधी तूफान आ जाना, अन्य प्राकृतिक वजह, टिड्डी दल द्वारा फसल को नष्ट कर देना, वायुमंडल में दूषित गैस का फैल जाना, ये क्या है, प्राकृतिक कारण। दूसरे बात होते हैं मानवीय कारण, जैसे लापरवाही और दुर्भावना के कारण किसी ने बेईमानी कर ली, किसी कर्मचारी द्वारा बेईमानी कर ली, माल की चोरी हो गई, तो ये कहलाती है मानवीय कारण। यानी जो मानव के कारण गलतियाँ होती हैं वो मानवीय कारण कहलाती हैं। आर्थिक कारण, जैसे मान लीजिए आर्थिक कारण, अगर कोई जैसे देश में कोई इस तरह की परिस्थिति आई, जैसे कि इंदिरा गांधी की डेथ हुई, तो उस समय क्या हुआ, इस तरह की स्थिति आती है कि जब दूसरी का आर्थिक, यानी कि कुछ बहुत बड़े कारण, जैसे अभी हम देख सकते हैं कोरोना की वजह से क्या हुआ, लॉकडाउन की वजह से सारा माल या सभी का व्यवसाय बहुत खराब स्थिति में पहुंच गया। यही कारण है। तो यही कैसे कारण है, आर्थिक कारण है, इनकी वजह से आर्थिक कारण की वजह से नुकसान हो सकते हैं। भौतिक कारण, प्राकृतिक दोष, जैसे आपके पास कुछ वस्तुओं का भंडारण है, वो किसी तरह सड़ गई या गल गई, ठीक है, ये जैसे उसमें सील आ गई, कहीं जहाँ पर आपने भंडारण करा उसमें सील आ गई, तो इस तरह से ये प्राकृतिक कारण है। इसी तकनीकी कारण भी हो सकते हैं। मान ली कोई नई मशीन खरीदी और पुरानी मशीन चलन से बाहर हो जाती है, ऐसी स्थिति में तो आपके पास पुरानी मशीनें थीं, अब वो नई मशीन चलन में आ गई तो पुरानी मशीनों का कोई मोल नहीं होगा, उसकी वैल्यू गिर जाएगी, ख़त्म हो जाएगी। यांत्रिक दोष हो सकते हैं। इसी तरह सरकारी नीति में परिवर्तन, सरकार ने पहले तो कोई नीति चली आ रही है, लेकिन आपने भंडारण कर लिया और वो इत्तेफाक से क्या सरकार ने नीतियाँ ही बदल दी अपनी, तो ऐसी स्थिति में वो मान लो ऐसे जो आपने चीज़ भंडारण की थी वो उस पर मान लो प्रतिबंध लग गया, तो ऐसी, या आपका लाइसेंस रद्द हो गया, तो ऐसी स्थिति में भी आपको जोखिम बयान करना पड़ सकता है। यही कहलाते हैं
इन कारणों से जोखिम उठाने होते हैं। अब बात करते हैं जोखिम से बचाव। एक सीमा तक कुछ कारणों से उत्पन्न से जो जोखिम होते हैं उनसे बचा जा सकता है, परंतु जोखिम से उत्पन्न हानि की क्षतिपूर्ति की जा सकती है। परंतु हम जोखिम से तो नहीं बच सकते क्योंकि वो भविष्य की बात है, लेकिन हम उसको कुछ स्थिति तक उसकी क्षतिपूर्ति कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपने माल भेज रहे हैं, वस्तुओं का रेल, सड़क या समुद्री यात्रा द्वारा माल भेज रहे हैं, तो एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजा जाता है, तो ऐसी स्थिति में खो जाए या ख़राब हो जाए उस स्थिति से बचा जा सकता है बीमा करवा कर। इसी तरह रास्ते में जो वस्तुएं खो जाएं या चोरी होने के कारण जोखिम से बचा जा सकता है। इसी प्रकार आग या चोरी के कारण होने वाली हानि से भी बीमा कराकर हम इस जोखिम से बच सकते हैं, कुछ क्षतिपूर्ति तक बच सकते हैं। यही कहलाता है व्यावसायिक जोखिम। अब बात करते हैं व्यवसाय आरंभ करने से पूर्व विचारणीय, यानी कि जब हम व्यवसाय आरंभ करें तब कौन कौन सी बातें हमें ध्यान में रखनी चाहिए और उन्हीं के अनुसार ही काम करती है। जैसे व्यवसाय की प्रकृति, मन तथा बुद्धि को स्थिर रखकर अपनी रुचि जिस व्यवसाय में है वही व्यवसाय को चुनना चाहिए, जिससे कि आपको आप संयम व विवेक से काम, क्योंकि व्यवसाय में क्या होगा, आप संयम से और विवेक से काम लेना होगा। इसलिए जब तक आपकी उसमें रुचि नहीं होगी तब तक आप निश्चित तौर पर एक सही उचित तरह से व्यवसाय नहीं कर सकते। अब दूसरी बात है व्यवसाय का स्थान, स्थिति एवं आकार। अब व्यवसाय की रुचि के अनुसार जो आपने व्यवसाय किया है उसका मतलब अगर कुछ ऐसा व्यवसाय चुना है जो कि मेन सड़क पर ही चल सकता है तो उसका इसलिए वैसा स्थान रखना पड़ेगा। लेकिन अगर आपने व्यवसाय कुछ ही ऐसा जो मुख्य बस या सजावट के द्वारा नहीं चल सकता तो उसको हम किसी अंदर जगह के भी यूज कर सकते हैं। इस व्यवसाय का आकार छोटा होना चाहिए, बड़ा हो सकता है, तो उस आकार में बस व्यवसाय का स्थान चुनाव किया जा सकता है। फिर प्रारंभिक अनुसंधान, मान लीजिए आप नया व्यापार शुरू करना चाहते हैं तो आपको उसके बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं है, तो सबसे पहले उसकी जांच पड़ताल करो, उसको उसका पूरी तरह से अनुसंधान करो कि उसके ग्राहक कहाँ पर हैं, उसका कच्चा माल कहाँ पर मिलता है। ये सब चीज़ जानकारी आपको प्रारंभिक अनुसंधान के रूप में करनी पड़ेगी, तभी आप उस व्यवसाय में आत्मनिर्भर हो सकते हैं या चला सकते हैं। अब बात करते हैं सरकारी उचित पूंजी का मतलब है आपने व्यवसाय का जो चयन करा है उसी के अनुसार, आपकी पूंजी के अनुसार, क्योंकि बिना पर्याप्त पूंजी के आप निश्चित तौर पर कोई भी व्यवसाय ठीक ढंग से नहीं कर सकते। तो निश्चित तौर पर आपने जो आपके पास पूंजी है उसी के अनुसार ही व्यापार शुरू किया जाना चाहिए। उचित पूंजी होनी चाहिए, यानी कि ऐसा नहीं है आपने पैसा लगा दिया और फिर आपके पास बिल्कुल भी पैसा, मान लिया आपने पैसा उसमें लगा दिया, जैसे भवन मशीनें संपत्तियाँ खरीद ली और फिर आपने कार्यशील पूंजी जैसे कच्चा माल ईंधन आदि अब आपके पास पैसे नहीं बचे, तो ऐसी स्थिति में आप वो व्यवसाय नहीं चला पाओगे। अब बात करते हैं राजकीय नियमन एवं संरक्षण। मान लिए आपने जो वस्तु व्यापार शुरू करना चाह रहे हैं वो स्वतंत्र व्यापार की नीति अपनाई जाती है, तो आप मान लिए उस पर किसी देश के कुछ नियम हैं और सरकार उनको संरक्षण देती है उन उद्योगों, तो उनको ध्यान में रखकर भी आपको व्यवसाय आरंभ करने का सोचना चाहिए। अगर आपके व्यवसाय पर कोई राजकीय नियमन या संरक्षण है तो उनका भी उसको ध्यान रखना चाहिए। प्रतिबंधों का अगर कोई प्रतिबंध लगाए गए तो उनको भी ध्यान रखना चाहिए। इसी प्रकार सरकारी अनुमति, मान लो कोई व्यवसाय ऐसा शुरू करना चाहते हैं जिसमें सरकारी अनुमति आवश्यक है, तो पहले सरकारी अनुमति ली जाए तब जाके वो व्यवसाय शुरू किया जा सकता है। इसके बाद संयंत्र अभिन्यास से तात्पर्य है मशीनों एवं संयंत्र संबंधी सेवाओं को स्थापित करने की तकनीक से है, यानी ताकि कम लागत पर अधिकतम तरफ का, यानी कि वो मशीनें जो हमने यूज करनी हैं वो इस तरह से ऐसी तकनीक पर आधारित हो जिससे कि हम कम लागत में अधिक उत्पादन प्राप्त कर सकें। इसी तरह के संयंत्रों को हमें चुनना चाहिए। मान लीजिए अब नई मशीन आ चुकी है और आप पुरानी मशीन में ही अगर शुरुआत करेंगे तो निश्चित तौर पर आपका व्यवसाय नहीं चल पाएगा। इसके बाद बात करते हैं व्यवसाय इकाई का आकार। व्यवसाय की आकार आप एक दुकान खोलना चाहते हैं तो एक छोटा व्यवसाय करना तो एक दुकान से काम चल जाएगा। एक बड़ा व्यवसाय करना चाहते हैं तो एक बड़ा ऑफिस आपको लेना पड़ेगा, और अगर आप उद्योग करना चाहते हैं तो आपको निश्चित तौर पर एक बड़ी फैक्ट्री बनानी होगी। तो ये व्यवसायिक इकाई का आकार है, यानी कि जिससे आपके भूमि के साधन मिल जाएँ, आपके उत्पादन के विभिन्न साधनों की आसानी से प्राप्ति हो जाए। ये चीज़ों को ध्यान आपको रखेगा। अब बात करते हैं स्वामित्व
स्वामित्व, आप किस आधार पर, अगर आप एकल स्वामित्व करते हैं बात, तो इसका मतलब एक व्यक्ति का जहाँ नियंत्रण होता है और वही सारा उसका लाभ हानि का वहन करता है, तो एकल स्वामित्व होता है। जैसे कि हम देखते हैं ये दुकानदार जो होते हैं वो एकल स्वामित्व के रूप में होते हैं। साझेदारी का मतलब होता है कि कुछ व्यक्ति मिलकर पूंजी का निर्माण करते हैं। तो ऐसी स्थिति में, जैसे मान लीजिए किसी ठेकेदार ही है, तो ऐसी स्थिति में दो चार व्यक्ति मिल गए, कुछ इंजीनियर हो गए, कुछ उसमें कुछ और किसी के तरह के हो गए, तो ऐसे व्यक्ति मिलकर आपस में पैसा लगाते हैं और फिर वो व्यवसाय करते हैं। तीसरी बात है सीमित दायित्व कंपनी। इसमें क्या होता है, एक बहुत बड़ी पूंजी, यानी कि उत्पादन का जब हम करते हैं काम, उद्योग का काम करते हैं, तो एक बड़ी पूंजी की आवश्यकता होती है। उद्योग को निश्चित तौर पर सीमित दायित्व वाली कंपनी द्वारा ही चलाया जा सकता है, क्योंकि वहाँ पर बड़ी पूंजी की आवश्यकता होती है। ऐसे में बड़ी पूंजी कहाँ से आए, निश्चित तौर पर उसको जनता से लेना होता है। जनता जब उसमें अपना निवेश करती है पूंजी के रूप में, तब वो हम ऐसे स्वामित्व का हम व्यवसाय शुरू कर सकते हैं। इसके बाद बात करते हैं सहकारी समिति की। कुछ व्यक्ति आपस में ही मिलकर अपनी समिति बना लेते हैं और एक दूसरे की मदद के द्वारा या मदद से या अपने एक दूसरे की मदद से व्यवसाय करते हैं या आपस में ही लेन देन कर देते हैं, तो वो कहलाती है सहकारी समिति। इसके बाद करते हैं बात उद्यम परिवर्तन। उपरोक्त घटकों के विषय में निर्णय लेने के उपरांत एक उद्यम के परिवर्तन के लिए कार्रवाई कर सकता है। इससे हमारा तात्पर्य है विभिन्न संसाधनों की गतिशीलता प्रदान करना, आवश्यक कानूनी औपचारिकता को पूर्ति करना, उत्पादन की प्रक्रिया आरंभ करना, विक्रय परिवर्तन पर अभियान को प्रोत्साहन देना होता है। यानी कि जब आप ये कुल व्यवसाय आरंभ करें, तो ऐसी स्थिति में आपको ये निर्णय लेने पड़ेंगे कि कहाँ से उसकी सारी आवश्यक कानूनी औपचारिकताएं पूरी हो जाएं, उत्पादन की प्रक्रिया किस तरह की शुरू करनी हो जाए, ये उसके लिए क्या आवश्यकताएं हैं, वो सारी आवश्यकताएं पूरी करने के बाद ही व्यवसाय को शुरू किया जा सकता है। आज ये पाठ समाप्त होता है। धन्यवाद, नमस्कार।